स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास हमारी रहेगी प्लूटो के साम्यवाद के ऊपर। तो साम्यवाद में प्लूटो ने दो पार्टों में बांटा है। एक उसने बताया कि संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा पत्नियों का साम्यवाद बताया, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसको थोड़ा मैं डिटेल में भी बताऊंगा किस तरीके से महिलाओं की जर्नी रही है, कितनी समस्याओं से महिला आज के समय में पहुंच पाई है, उसमें क्या क्या समस्याएं थी, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम किसके बारे में पढ़ते हैं? साम्यवाद के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संपत्ति का साम्यवाद। तो इसको एक बार हम मैं पूरा डिटेल में आपको बता दूं। देखो, प्लूटो का जो साम्यवाद है ना, साम्यवाद, एक मिनट, साम्यवाद, प्लूटो का जो साम्यवाद है दो पार्टों में बटा है। एक तो है संपत्ति, जिसको हम लिख सकते हैं संपत्ति, संपत्ति लिख सकते हैं, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी। और दूसरा है स्त्रियों यानी पत्नियों का समझ लो या परिवार का समझ लो, एक ही बात है। पत्नियों, पत्नियों का साम्यवाद या फिर परिवार भी आप समझ सकते हैं। परिवार एक ही बात है, आप पत्नी को समझ लो, क्योंकि पत्नियों से ही परिवार चलेगा और परिवार से ही सारी चीजें होंगी। तो अपने साम्यवाद को प्लेटो ने दो पार्ट में बांटा है। एक तो संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा पत्नियों का साम्यवाद। ये आपको याद रहेगा, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। परिवार पत्नी एक ही बात है। तो कई बुकों में परिवार के तरीके से दे रखा है, क्योंकि पत्नियों पे बहुत ही संवेदनशील बात उसने कही है। तो कई बुकों में इसको दबा दिया गया, मतलब बुकों में इसके बारे में अच्छे से नहीं दिया गया है। कई बुकों में इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करके समाप्त कर दिया है। लेकिन पूरा डिटेल में, क्योंकि आप लोग ऑप्शनल पढ़ेंगे मेरे से और ये विचारधारा है, तो इसको खुल के पढ़ाने का एक अलग ही मजा है। तो इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा एक एक करके। तो चलते हैं, आज हम जानेंगे संपत्ति के साम्यवाद के बारे में। तो सबसे पहले पूरे साम्यवाद को हम समझ लेते हैं। प्लूटो का साम्यवादी संबंधित विचार क्या है? तो इस विचार में वो क्या कहता है? सबसे पहली बात तो ये रिपब्लिक में, आप सभी को पता है, रिपब्लिक में बहुत अच्छे से प्लूटो ने इसके बारे में जिक्र किया है। न्याययुक्त आदर्श राज्य की स्थापना। देखो, इसका मकसद है आदर्श, एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। ये बात याद रखना, ये चाहता है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना हो। इसी के लिए वो न्याय व्यवस्था करता है, इसी के लिए वो एजुकेशन सिस्टम लाता है और इसी के लिए वो क्या करता है, साम्यवाद पर बल देता है। कैसा? ये आपने देखा, एजुकेशन सिस्टम इसका दो पार्ट में था। ऐसे ये शिक्षा के बारे में डिस्कस करता है। और शिक्षा में कहता है केवल शिक्षा ही जरूरी नहीं है, शिक्षा के साथ साथ साम्यवाद भी जरूरी है। क्योंकि किसी व्यक्ति को एजुकेटेड कर दिया जाए और वो साम्यवादी विचारधारा का नहीं है, तो वो अच्छे से शासन प्रशासन को नहीं चला पाएगा। तो इसमें वो क्या कहता है, वो हम एक एक करके जान लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है वो इसमें, एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कहता है, प्लूटो का कहना है, प्लूटो क्या कहता है कि शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण विपरीत वातावरण में नष्ट हो जाता है। कहता है कि वातावरण अगर ऐसा हो जाए तो शिक्षा के जो गुण है ना, वो समाप्त हो जाते हैं। अतः शिक्षा के लिए, सद्गुणों को बनाए रखने के लिए साम्यवाद जरूरी है। आप समझ पाए इस लाइन को? दोबारा से एक बार बता देता हूं। वो यूं कहना चाह रहा है कि शिक्षा, अगर आपने एजुकेशन ले ली है, लेकिन आपके पास अच्छे गुण हैं, लेकिन एक विपरीत वातावरण ऐसा आ जाता है जहां पर आके आपकी एजुकेशन समाप्त हो जाती है, फिर आपकी एजुकेशन काम नहीं करेगी। तो उस समय में आपके पास कौन सी एजुकेशन काम देगी, कौन सी एजुकेशन काम देगी? वो है साम्यवाद। अगर आपको साम्यवाद के बारे में पता होगा या साम्यवाद का नियम अगर हम लागू करें, तो व्यक्ति, एजुकेशन अगर एक टाइम पे समाप्त हो जाए, एजुकेशन का लेवल लो हो जाए या एजुकेशन से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसके बीच में कोई रुकावट आ रही है, तो साम्यवाद उसको सही रास्ता दिखाएगा। तो ये अपने बात में वो कहना चाह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है इस विचार में, आगे कहता है कि प्लूटो शासकों और सैनिकों के लिए अभिभावक वर्ग का इस्तेमाल करता है। ये आपको मैंने पहले भी बताया कि प्लूटो का जो साम्यवादी सिद्धांत है ना, केवल इन दो लोगों पर लागू होगा। एक तो शासकों पर और दूसरा सैनिकों पे, बाकी आम जनता पे लागू नहीं होगा। तो ये अभिभावक वर्ग का जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो इन दोनों लोगों के लिए कर रहा है, एक तो शासक वर्ग और एक सैनिक वर्ग। मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, जब मैं एजुकेशन के बारे में पढ़ा रहा था, प्लूटो का एजुकेशन सिद्धांत के बारे में, तो वहां मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया कि सैनिक क्या होता है और शासक वर्ग क्या होता है। वहां मैंने डिटेल में बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, इसी प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी। अब आते हैं इसके संपत्ति के साम्यवाद में, जो आपके लिए बहुत जरूरी टॉपिक है
और यहाँ से बैक टू बैक क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझना। अभिभावक वर्ग के पास केवल उतनी संपत्ति होनी चाहिए। अब देखो, अभिभावक वर्ग में मैंने आपको बता दिया, जब जब अभिभावक वर्ग आएगा तो आप सैनिक और शासक दो शब्दों से समझेंगे। तो अभिभावक वर्ग के पास केवल उतनी संपत्ति होनी चाहिए जो व्यक्तिगत संपत्ति रहेगी। कह रहा है उतनी ही संपत्ति होगी जो व्यक्तिगत तौर पे जरूरी है, जितनी व्यापक जीवन और आराम फरमाने के लिए जरूरी है। इसके अलावा कोई भी अभिभावक वर्ग यानी सैनिक और शासक के पास अन्य कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए। संपत्ति के यापन करने के लिए परम आवश्यक है, मतलब वो बहुत जरूरी है तो ही है, अदरवाइज नहीं है। उनके पास ऐसा आवास का मतलब वही संपत्ति, घर, भंडार नहीं होगा जो सबके लिए खुला ना हो। मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी होगी ना वो सबके लिए खुली होगी। जैसे आज पीएम हाउस, जैसे आप देख रहे हो एक शासक है, पीएम हाउस है, जो मर्जी व्यक्ति वहां जा सकता है। कह रहा है वो प्रॉपर्टी जो भी इनकी होगी, सैनिक और अभिभावक वर्ग, सैनिक और शासक वर्ग के पास जो भी संपत्ति होगी या जहां भी ये लोग रहते होंगे, वो सभी के लिए ओपन होगा, सभी के लिए खुला होगा, है ना, सभी के लिए खुला होगा। ये वाली बात कह रहा है कि आपस में ऐसा कोई आवास भंडार नहीं होगा जो सबके लिए खुला ना हो। इसका मतलब उल्टा यही हो गया कि सभी के लिए ओपन रहेगा। और इसमें सख्त बात क्या कहता है कि सोने चांदी को स्पर्श करना भी निषेध है। कह रहा सोने चांदी को कोई व्यक्ति छू ही नहीं सकता, है ना। और देखो देशों में, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री 10-10 लाख के सूट पहनते हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो पूरे विश्व के प्रधानमंत्रियों के बारे में बोल रहा हूँ, है ना। 2-2, 3-3, 2.5-2, 3-3 लाख के पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लेटो क्या कहता है कि सोने चांदी का परहेज करेंगे। आपको समझ में आया 2-3 बातें। एक तो उनकी कोई सार्वजनिक संपत्ति होगी, उनकी अपनी पर्सनल संपत्ति नहीं होगी, अगर होगी भी तो वो भी सबके लिए ओपन होगी, कोई भी व्यक्ति वहां आ जा सकता है। सोने चांदी का बिल्कुल निषेध की बात करता है। कह रहा सोना चांदी को छूना भी पाप है, मतलब वो नहीं छुएंगे। इतना सख्त वो साम्यवाद के बारे में बताता है। अब कहता है संपत्ति व्यक्तियों के भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। अब वो तर्क देता है। पहली बात तो उसने कह दिया कि संपत्ति नहीं होनी चाहिए, और वो अपनी बात को भी रखता है कि क्यों नहीं होनी चाहिए। वो बात में कहता है कि संपत्ति व्यक्तियों के भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। कहता है संपत्ति व्यक्ति के भोग को बढ़ाती है, लालच को बढ़ाती है और व्यक्ति की आत्मा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कहता संपत्ति जोड़ने से क्या होता है, उसके मन में एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। देखो क्या शानदार लाइन लिख रहा है। आज यही तो है ना, एक पिता पूरी जिंदगी भर कमाता रहता है कि मेरे बेटे के पास एक नहीं 2 मकान हो, फिर वो पिता कमाता है मेरे बेटे के पास, मेरे पिता ने मेरे को 2 मकान दिए तो मैं अपने बेटे को 4 मकान दूंगा। तो ये क्या, संपत्ति जो है ना व्यक्ति को क्या करती है, स्वार्थी बना देती है। आप लोगों को भी स्वार्थी बनाती है ना। जैसे 2 सगे भाई आपस में ही लड़ पड़ते हैं, है ना। 2 सगे भाई आपस में लड़ पड़ते हैं, किसके कारण, संपत्ति के कारण। और प्लेटो इस बात को बहुत पहले ही जानता था या नहीं जानता था? प्लेटो इस बारे में बहुत पहले ही जानता था। तो उसने पहले ही बता दिया कि स्वार्थी बनाती है, जिससे उसका विवेक, साहस क्या हो जाता है, कुंठित हो जाता है। कह रहा है उसका विवेक काम नहीं करेगा। और हकीकत में यही होता है, जब 2 भाइयों के बीच में संपत्ति का बंटवारा होता है तो दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं, और उसके साथ क्या होता है, विवेक, उसका विवेक काम करना बंद कर देता है। उसको नहीं पता मैं किससे लड़ रहा हूं, उसको नहीं पता है कि जीवन में संपत्ति उसके साथ नहीं जानी है। तो ये इस बात, देखो ये पर्सनल बात नहीं कह रहा हूं, ऐसा प्लेटो ने नहीं कहा है कि जीवन में साथ जाएगी या नहीं। ये केवल मैं आपको आपके जीवन में आप इन विचारधाराओं को कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको बता रहा हूं। तो सोचो, ये राजा महाराजा, जो राजा शासक थे और जो सैनिक वर्ग थे, उन लोगों के लिए संपत्ति बैन कर देता है। कहता वो नहीं होना चाहिए, इससे साहस कुंठित हो जाएगा। और हकीकत में यही होता है, प्रॉपर्टी के लिए एक व्यक्ति आपस में लड़ मरते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात कहता है। आगे कहता है संपत्ति के अधिकार के साथ शासन का आधार योग्यता के स्थान पर धन संपत्ति ले लेती है। कहता है जो व्यक्ति शासन करेगा, संपत्ति उसका अधिकार ले लेती है। अब योग्यता नहीं चलेगी, अब धन संपत्ति चलेगी। यही होता है ना, जो पैसे वाला व्यक्ति होता है वही सत्ता के केंद्र में होता है। आपने देखा होगा ना। तो यही कह रहा है, जो संपत्ति के पीछे भागेगा तो वो शासन की योग्यता को खो देगा। और योग्यता किसका स्थान ले लेगी, प्रॉपर्टी का स्थान ले लेगी। जो धनी व्यक्ति होगा वही सत्ता के केंद्र में होगा। समझ में आई ये बात, धन संपत्ति ले लेगी।
आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्या कह रहा है, इसमें आपको समझ में आया ना संपत्ति का साम्यवाद क्या है। अब कहता है निजी संपत्ति का अंत। अब दूसरी बात ये क्या कहता है कि जितनी भी निजी प्राइवेट संपत्ति है उसका अंत होना चाहिए, प्राइवेट संपत्ति नहीं होनी चाहिए। शासक वर्ग में संपत्ति को लेकर आपसी प्रतियोगिता और ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, जिससे राज्य में एकता बनी रहेगी। यूं कह रहा है अगर शासक वर्ग के पास, सैनिक वर्ग के पास अगर संपत्ति नहीं होगी, प्राइवेट अपनी निजी संपत्ति होगी नहीं, तो दोनों में कंपटीशन समाप्त हो जाएगा। कोई चाहेगा ही नहीं मेरे को संपत्ति इकट्ठा करनी है। आप समझ पाए, इससे राज्य में एकता बनी रहेगी। अगर एक राजा सारी संपत्ति पे कब्जा कर लेगा, एक आप सैनिक सारी संपत्ति पे कब्जा कर लेगा, तो उससे तो अराजकता फैल जाएगी ना समाज में। तो कह रहा है शासक वर्ग के पास, यानी शासक और सैनिक वर्ग के पास प्राइवेट संपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट संपत्ति का ये विरोध करता है। आगे क्या कहता है, संपत्ति के साम्यवाद के द्वारा शासक अपना समस्त समय, अब आप समझना, कह रहा संपत्ति के साम्यवाद के द्वारा शासक अपना समस्त समय, अपना ध्यान अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि में लगा सकेगा। जब शासक को पहले ही पता होगा कि मैं कोई संपत्ति कलेक्ट ही नहीं कर सकता हूँ, कोई संपत्ति जोड़ नहीं सकता हूँ, कोई संपत्ति अपने नाम पे नहीं रख सकता हूँ, कोई संपत्ति अपने परिवार के नाम पे नहीं ले सकता हूँ, तो वो संपत्ति जोड़ेगा ही नहीं, वो धन जोड़ेगा ही नहीं और अपना सारा समय कहाँ लगाएगा, कार्य कुशलता में लगाएगा। आपको समझ में आया। यूपीएससी में सिलेक्शन का कारण क्या नहीं है, आपको एक अच्छी गर्लफ्रेंड भी चाहिए, है ना, लड़कियों को एक अच्छा बॉयफ्रेंड भी चाहिए, है ना, शादी के बाद लड़कियों को एक राजकुमार टाइप का लड़का भी चाहिए, है ना, और भाई क्या नाम है, लड़कों को भी एक होनहार, जो आजकल कोई भी मॉडल लगा लो, ऐश्वर्या राय जैसी बहू चाहिए है ना। तो ये क्या है, ये आपको यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं करने देगी। ये जितनी इच्छाएं है ना आपके मन में कि लाल बत्ती गाड़ी मिलेगी, नीली बत्ती गाड़ी मिलेगी, ये हो जाएगा, मैं दबंग हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा, ये आपकी मानसिकता को खराब कर देती है। फिर आप संपत्ति, जैसे शासक वर्ग संपत्ति पे ध्यान देता है, वैसे ही सेम टू सेम आपकी लाइफ में होता है। आप अपने आप को आईपीएस समझने लगते हो, बहुत बड़ा अधिकारी समझने लगते हो, यही आपसे गलती हो जाती है। फिर आप अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाते और आप अपनी कार्य कुशलता पर ध्यान नहीं देते। सारा समय आपका कहाँ व्यस्त रहता है, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं वैसा बन जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, बस आप अपनी कुशलता को नहीं जांच पाते। समझ में आया कुछ प्लेटो क्या कहना चाहता है संपत्ति के आधार पर। और आज के समय में ऐसा हो जाए तो सारे नेता राजनीति छोड़ देंगे, कहेंगे हमें राजनीति नहीं करनी है। अगर ऐसा रियल में आज समाज में हो जाए तो समझ में आई सारी बातें। तो ये सारी बातें क्या कहता है प्लेटो अपनी बातों में कहता है। यहाँ से आपको बहुत चीजें समझने को मिली होगी। अब इसका अगला टॉपिक आएगा संपत्तियों का साम्यवाद, जिसको आप परिवार भी समझ सकते हो, क्योंकि बगैर पत्नी के परिवार होना नामुमकिन है ना। तो पत्नी का बहुत बड़ा रोल होता है परिवार में, उसी से एक परिवार बनता है, उसी से बच्चे होते हैं, उन्हीं के माता पिता होते हैं, तब जाके एक परिवार बनता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये वाले टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको दोबारा से वीडियो को देख लेना। देखो इनडायरेक्टली तरीके से, डायरेक्ट तरीके से आपको नहीं जोड़ रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण यूपीएससी का दिया, तो ऐसे ही इनके विचारों को आप अपने जीवन में ला सकते हैं। जो अच्छे विचार हैं, जो बुरे विचार है उनको जीवन में मत लाना। कभी ऐसा हो बुरे विचार आप अपने जीवन में ले आओ, जैसे अभी पत्नियों का साम्यवाद आएगा, वो बुरे विचार है, आज के समाज में वो बिल्कुल लागू नहीं होंगे। तो उसके बारे में बताऊंगा, जितना आपको समझ में आया उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। इसकी आगे की सीरीज आएगी, आप लगातार देखते रहना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, पत्नियों के साम्यवाद पर। धन्यवाद।